तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 46 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम को यूनिट 51 के बंदों ने चारों ओर से घेर दिया होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे पहुँचता है जिनचॉल पार्क, जिसको यूनिट 51 के बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो। जिनचॉल अपनी शर्ट फाड़ते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, किसी ने एक बार मुझे कहा था हुकुम का इक्का। यूनिट 51 का लीडर कहता है, क्या आखिर ये अपनी शर्ट क्यों फाड़ रहा है? लेकिन इतने में ही जिनचॉल इन लोगों की तरफ एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे सारे लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं और यूनिट 51 वाले बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, अरे ये क्या है? फ्लैश ग्रेनेड, सबके सब नीचे झुक जाओ, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। लेकिन जिनचॉल लगातार इन बंदों की तरफ फ्लैश ग्रेनेड फेंके जा रहा होता है। साथ ही साथ में जिनचॉल ने इनकी तरफ कुछ साउंड ग्रेनेड भी फेंके होते हैं, जिससे इस जगह पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। ये लोग अभी ना कुछ देख पा रहे होते हैं और ना ही कुछ सुन पा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चिल्लाते हुए आपस में रहे होते हैं, सबके सब शांत हो जाओ, अपनी गन अपने हाथों से छोड़ना मत। मैनेजर किम ने भी अभी अपना एक कान ढक रखा होता है, जिन्हें जिनचॉल एक स्माइल के साथ कहता है, काफी समय बाद दिख रहे हो, चलो बात की बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई भागने का रास्ता है? और इसी के साथ साथ जिनचॉल साउंड ग्रेनेड और फ्लैश ग्रेनेड फेंके जा रहा होता है, जिससे यूनिट 51 के बंदों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता और वो लोग आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? भले यहाँ पे यूनिट 51 वालों बंदों की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन इनमें से एक बंदा हिम्मत दिखाते हुए मैनेजर किम लोगों की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देता है और चिल्ला के कहता है, हे, आखिर तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम साउथ से हो? लेकिन इस बेचारे की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि इसको पता ही नहीं होता कि इसकी तरफ एक ग्रेनेड आ रहा है और ये ग्रेनेड कोई फ्लैश ग्रेनेड या फिर साउंड ग्रेनेड नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे अभी होता है एक बहुत बड़ा धमाका, और जब धमाके से हुआ धुआं छटने लगता है तो हम देखते हैं यूनिट 51 के बंदे ढेर हो चुके हैं, सारे के सारे जमीन में पड़े हुए होते हैं और इस धुएं के अंदर से ही जिनचॉल कहता है, कुछ ऐसी समझ होती है जो हर सिपाही को होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि समझ आत्मविश्वास की, समझ अपने काम को पूरा करने की, और समझ मदद के लिए लगाई गई आवाज को सुनने की। आखिर एक वर्दी पहना हुआ इंसान बंदूकों से कैसे डर सकता है? बच्चों, अभी तुम सबको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर तुम लोग अपनी गन से मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे तो तुम्हें मुझे डराने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। अभी यूनिट 51 का एक बंदा कराहते हुए जिनचॉल की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, आखिर वो कौन है और आखिर वो क्या बोले जा रहा है? इस बंदे ने भी बहुत ही मुश्किल से खुद को ग्रेनेड के हमले से तो बचा लिया होता है, लेकिन इसके कान के पर्दे फट चुके होते हैं, इसलिए इसके कान में लगातार सीटियां बज रही होती हैं और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जिनचॉल क्या बोल रहा है। तो खैर इन बंदों का हिसाब किताब करने के बाद मैनेजर किम और जिनचॉल यहाँ से भागने लगते हैं। जिनचॉल अभी अपना सपोर्ट देके मैनेजर किम को यहाँ से भगा रहा होता है और मैनेजर किम आइडिया देते हैं कि हमें यहाँ से एक पैराग्लाइडर में भागना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होगा कि पैराग्लाइडर क्या होता है, यानी कि वो चीज जिससे हम हवा में थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं। जिनचॉल कहता है, क्या एक पैराग्लाइडर में? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ, जितने भी अंडरग्राउंड रास्ते थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ऊपर से मेरी हालत अभी स्विमिंग करने की नहीं है, इसलिए हमारा आखिरी रास्ता आसमान के रास्ते से ही जाना होगा। जो पैराग्लाइडर मैंने छुपाया था उसको यही आसपास होना चाहिए। अगर हम पैराग्लाइडर में यहाँ से निकलेंगे तो हम आसानी से पहुँच सकते हैं। जिनचॉल कहता है, हे, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है, और इसीलिए अभी ये लोग यहाँ से एक बोट में निकलने की सोचते हैं और इस बोट का इंतजाम भी मैनेजर किम ने पहले से ही किया होता है। जिनचॉल बोट को पानी में उतार देता है और मैनेजर किम को कहता है, हे, इसकी मोटर कहाँ है? मैनेजर किम एक बैग को खोलते हुए कहते हैं, मैंने उसे यहाँ पे छुपा रखा है। जिनचॉल कहता है, इस इलाके में तुमने काफी सारी चीजें छुपा रखी हैं, तो ठीक है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी इन्होंने बोट में मोटर भी लगा दी होती है, लेकिन जंगल की तरफ से बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के आर्मी के बंदे यहाँ पे आ रहे होते हैं, जो कि इसी तरफ आते हुए खुद से बोल रहे होते हैं, वो यहीं कहीं आसपास होंगे, उन्हें ढूंढो। मैनेजर किम बोट में बैठ चुके होते हैं और जिनचॉल को कहते हैं, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी आओ, हमें चलना होगा। लेकिन जिनचॉल मैनेजर किम की बात नहीं सुनता और कहता है, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना था। मैनेजर किम कहता है, क्या? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? जिनचॉल कहता है, मैंने सुना था तुम्हारे पास एक खास वजह है जिस वजह से तुम्हें घर जिंदा जाना है, और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। और जिनचॉल नाव को पैर से आगे की तरफ धकेल देता है, जिससे मैनेजर किम पानी में आगे की तरफ जाने लगते हैं और चिल्ला के जिनचॉल को कहते हैं, हे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिनचॉल कहता है, तुम पहले यहाँ से जाओ, मैं जिनचॉल पार्क, एक असली मर्द, ये वादा करता हूँ कि जिंदा वापस आऊंगा यहाँ से। अभी हम देखते हैं जिनचॉल के हाथ में एक ग्रेनेड होता है और उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे मिलिट्री के बंदे, और इसी सीन के साथ पीछे से हमें जिनचॉल की वॉइस ओवर आती है, मौत और जिंदगी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक बूढ़े इंसान ने एक बार कहा था, जो जिंदगी की तलाश में रहता है उसका मरना तय है, और जिसको तलाश होती है मौत की
उसका मौत भी कुछ नहीं उखाड़ सकती। जिनचॉल की तरफ अभी सारे के सारे सैनिक आ रहे होते हैं और बस फायरिंग करना स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। वही जिनचॉल भी इन सबको चौड़े में चिल्ला के कहता है, आ जाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। और जो मैनेजर किम अभी पानी में दूर पहुंच चुके होते हैं, उन्हें बस वहाँ जमीन में धमाके होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ से लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही होती है और धमाकों की आवाज आ रही होती है। और यार आप ये बात बिल्कुल भी मत भूलना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारी बातें जिनचॉल प्रेजेंट मोमेंट में मिंजी को बता रहा है। वो मिंजी जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है और उसको किडनैप कर लिया था कुछ गैंगस्टर्स ने। साथ ही साथ में चेयरमैन जू जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो भी मिंजी को जान से मारना चाहता होता है ताकि चेयरमैन जू की बेटी जेल ना जाए। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जब जिनचॉल मिंजी को ये सारी की सारी बातें बता देता है तो मिंजी ये पूरी की पूरी स्टोरी सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या आखिर आप ये क्या बोल रहे हो? जितनी भी आपने बातें बोली हैं इसमें से कितनी सच है? अंशु अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा लेता है और जिनचॉल कहता है, मिंजी, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। अगर बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाके अपने डैड से पूछ लो। उससे जाके पूछो कोड 66 का मतलब क्या है। उससे पूछो हम किन किन लोगों से मिले और पास्ट में क्या क्या हुआ था। मिंजी बेटा, तुम्हें अपने डैड से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे डैड के लिए तुम उसके प्यार की निशानी हो। और मैनेजर के में भी प्रेजेंट मोमेंट में खड़े होते हैं चेयरमैन जू के सामने और चेयरमैन जू ऑब्वियसली पड़ा हुआ होता है जमीन में। और चेयरमैन जू को उसकी औकात याद दिलाने के लिए मैनेजर किम ने प्योंगयॉन चो को भी कॉल मिलाया होता है। इसीलिए जिनचॉल अभी मिंजी से कहता है, लगता है ये सारा का सारा मैटर निपटाने के लिए तुम्हारे डैड ने किसी खतरनाक इंसान को कॉल मिला दी है। हमें नहीं पता वो इंसान तुम्हारे डैड से बदले में क्या मांगेगा। लगता है तुम्हारे डैड आगे चल के काफी ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं। इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सच में ये सोच के मैं हैरान हूँ कि इस मैटर को हमने कैसे हैंडल करा है। इतने में यहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं जिन्हें जिनचॉल ने ही कॉल मिलाई होती है। पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं कि काले कोट में बहुत सारे बंदे जमीन में पड़े हुए हैं, पुलिस वाले कहते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अपने हाथ हवा में करो। लेकिन ये लोग पुलिस को इग्नोर करते हैं और हांचो मिंजी को कहता है, मिंजी, तुम्हारे फादर तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है टेहोन एक लड़का है, लेकिन जब तुम्हारे पास एक छोटी लड़की होती है तो तुम उसकी क्यूटनेस देख के मर जाते हो। इतने में ही मैनेजर की आते हैं और मिंजी को गले से लगा के कहते हैं, मुझे माफ कर देना, चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई थी। लगता है अब हमें तुम्हारा स्कूल बदलवाना पड़ेगा, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और वहाँ पे नए दोस्त बनाए थे। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इतने में ही मिंजी कहती है, डैड, क्या आप बेवकूफ हो? आखिर इन बातों का अभी क्या मतलब बनता है? अब से एक सेकंड के लिए भी मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मुझसे दूर मत जाना डैड। ठीक है ना डैड? मुझसे वादा करो कि आप कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। मिंजी बेचारी ये सारी बातें रोते रोते बोल रही होती है और मैनेजर किम अपनी आंखें बंद करते हैं और प्यार से कहते हैं, हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। और यार सोच रहे हो तुम इस वादे की वजह से मैनेजर किम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। सोच के देखो, अगर मैनेजर किम की फाइट गैप्रियोंग किम या फिर यूआई डैनियल से भी हो जाती है तो उन्होंने अपनी बेटी को वादा करा है कि वो अपनी बेटी को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। यानी कि वो फाइट में गैप्रियोंग किम या फिर यूआई डैनियल से हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। और चलो मान भी लिया कि वो किसी से फाइट में हार जाते हैं, लेकिन वो मरना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मरेंगे तो अपनी नेचुरल मौत, ना कि किसी के हाथों से। इसीलिए मैनेजर किम एक ओपी कैरेक्टर है पूरे पीटीजे यूनिवर्स के। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं कई दिन बाद का सीन, जहाँ पे मिंजी अभी घर में बर्तन धो रही होती है और अपने मन में कहती है, उस बात को हुए अब काफी दिन बीत चुके हैं। मेरे डैड और मेरी जिंदगी के सारे दिन काफी ज्यादा परेशानी भरे होते हैं। डैड मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि मैं ठीक से उनका चेहरा भी नहीं देख पाती। वैसे भी जो कुछ भी हायरी के फादर के साथ हुआ था, उस सारे मैटर को निपटाने के लिए उन्हें काफी कुछ करना पड़ा होगा। और हाँ, मुझे लगता है उन्हें नई जॉब मिल गई है। लास्ट टाइम ये बात मैंने कॉल पे सुनी थी। इसके बाद हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन, जहाँ पे हांशु मैनेजर किम से कॉल पे बात कर रहा होता है और मिंजी छुप के हांशु को देख रही होती है। हांशु कहता है, क्या कितने में हुआ वो काम? अच्छा, मुझे लग रहा है उसने इस बार तुम्हें हल्के में छोड़ दिया है। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ हाँ जानता हूँ, वो इंसान कभी भी अपना नुकसान नहीं कराता है। जो भी हो, वो बंदा प्योंगयॉन चो सच में खतरनाक चीज है। चेयरमैन जू और उसकी बेटी वाला जो इंसिडेंट था, उसने उस बारे में पुलिस वगैरह को नहीं बताया और खुद ही जू की पूरी कंपनी को तबाह करके रख दिया। उसके बाद जू के कंपनी की मार्केट वैल्यू जब बहुत ज्यादा गिर चुकी थी तो उसने खुद ही उस कंपनी को बहुत ही सस्ते में खरीद लिया और ऊपर से प्योंगयॉन चो को मैंने अलग से पैसे दिए। मतलब देख रहे हो प्योंगयॉन चो कितना हरामी है। हर तरीके से प्योंगयॉन चो ने यहाँ पे प्रॉफिट ही कमाया होता है। इसके बाद हांशु एक स्माइल के साथ कहता है, खैर जो भी
हो? तुम मिंजी की चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। तुम ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या तुम उस जगह पे गए जहाँ पे सर चो ने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढी थी? मैनेजर किम चलते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने अभी वहाँ की अपनी रिसर्च पूरी करी ही है और मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। आज मेरा वहाँ पे इंटरव्यू है, वो जगह पास में ही है, इसलिए मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। हांशु कहता है, लेकिन क्या मिंजी को तुमने इसके बारे में बताया है? मैनेजर किम कहते हैं, देखो तुम्हें पता है कि वो काम कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। हांशु कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मिंजी फालतू में चिंता करेगी, इसलिए उसको ना ही बताओ तो बेहतर होगा। मैंने सुना है जहाँ पे तुम जा रहे हो वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, तुम्हें वहाँ पे अपना इंटरव्यू काफी अच्छे से देना होगा, ठीक है? तुम्हारा एक गलत कदम और तुम्हारी वहाँ पे जान भी जा सकती है, या फिर तुम पूरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन सकते हो। मैंने सुना है जो वहाँ का हेड है उसने बहुत ही नीचे लेवल से स्टार्ट करा था और वो आज अपने फील्ड में टॉप में है। आज तक तुम्हारा सामना जितने भी बंदों से हुआ है उस बंदे का लेवल उन सबसे अलग है। साथ ही साथ में मैंने ये भी सुना है सर प्योंगयॉन चो भी उस बंदे को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इतने में ही मैनेजर किम का बेटा टेहुन घर आ जाता है, इसलिए हांशु श्योंग टेहुन के साथ थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता। बट अब उन्हें कॉल कट करनी पड़ रही होती है, इसीलिए मैनेजर किम कहते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं वहाँ पे पहुंच चुका हूँ। मैनेजर किम कॉल कट करते हैं और जिस जगह पे उनका इंटरव्यू होता है उस जगह का दरवाजा खोलते हैं और ये जो जगह होती है इसका नाम होता है बेको हार्म। और ऑब्वियसली जिस बंदे के बारे में अभी हांशु बात कर रहा था कि प्योंगयॉन चो भी उसको हैंडल नहीं कर पाता है, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है टॉम ली, लुकिसम वाला। तो फाइनली टॉम ली की मैनेजर किम में अब एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ से मामला कतई जहर होने वाला है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।